और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर ओपन स्टोर रूम में मिले कैश मामले ने तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है। वहीं खबर है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले पर सहमति बनी। इस बैठक के दौरान कॉलेजियम ने प्रस्ताव पारित करते हुए सरकार को सिफारिश भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किए गए बयान के मुताबिक जस्टिस वर्मा के तबादले का फैसला कॉलेजियम की पिछली बैठक में ही ले लिया गया था। ऐसे में जानेंगे कि क्या न्यायपालिका में वाकई भ्रष्टाचार की जड़ें पनप रही हैं। क्या जुडिशरी में अब रिफॉर्म्स की जरूरत है? अगर वो जरूरत है तो किस तरह के, और इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और इसके इर्द गिर्द के पर्सपेक्टिव्स लेंगे देश के जाने माने कानूनविदों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बड़े पैमाने पर कैश मिलने के मामले में न केवल जांच शुरू कर दी है, बल्कि इसे लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कैश मिलने से जुड़े मामले में एक वीडियो भी जारी किया है। 65 सेकंड के वीडियो में नोटों से भरी बोरियां दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, ये घटना 14 मार्च की है, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग वहां पहुंचा था और आग बुझाने के क्रम में फायर ब्रिगेड को कथित तौर पर बड़ी तादाद में अधजले नोट बरामद हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए इसे लेकर 3 सदस्यों वाली एक जांच कमेटी बनाई, ताकि अधजले नोटों के मिलने के रहस्य से पर्दा उठाया जा सके। जस्टिस के घर से नोट मिलने का ये मामला तत्काल सुर्खियों में आ गया। सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी रकम घर के स्टोर रूम में कहां से आई और ये नोट किसके हैं। फिलहाल तो मामले में बनी 3 मेंबर की जांच कमेटी तय करेगी कि आखिर ये नोट कहां से आए और किसके हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक्शन लेते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्यों से हटा दिया है। साथ ही उनके मोबाइल फोन की जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि घटना के समय वे घर पे मौजूद नहीं थे और उन्हें फंसाया जा रहा है और ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस वर्मा ने दलील दी है कि आग बुझाने के बाद उनके या उनके परिवार को जले हुए नोट नहीं दिखाए गए। जहाँ आग लगी वो उनके घर के रहने वाली जगह से पूरी तरीके से अलग है। वहीं उन्होंने कथित तौर पर मिले कैश को लेकर कहा कि आखिर कोई व्यक्ति अपने घर के ओपन स्टोर में इतनी बड़ी रकम भला क्यों रखेगा। जस्टिस वर्मा के ये तर्क कितने काम आएंगे और केस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो 3 सदस्यों की जांच कमेटी को तय करना है। फिलहाल सवाल उठ रहे हैं कि क्या न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो रही हैं। दरअसल ये सवाल नहीं, संदेह भी है, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिस वर्मा के घर के ओपन स्टोर रूम में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर रकम के मिलने का दावा किया गया है, वो निश्चित तौर पर जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं ML लाहौटी सर का। देश के जाने माने कानूनविद हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट से। लाहौटी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल, चेयरमैन है ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल सर आपका भी हमारे शो पे। लाहौटी सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही। इस पूरे प्रकरण के बाद अब एक आम आदमी के मन में जाहिर सी बात है जुडिशियल सिस्टम में भ्रष्टाचार को लेकर कुछ स्वाभाविक से प्रश्न हैं। ये प्रश्न कितने जायज हैं और इस पूरे केस को अब आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से मैं 2 बात प्रारंभ में कहना चाहूँगा। ये एक सराहनीय कार्य है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब ये कांड का मालूम पड़ा तो तुरंत कार्रवाई की, कोई समय बर्बाद नहीं किया। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। दूसरी बात आई कि जस्टिस वर्मा के यहाँ से करोड़ों रुपए का जो क्लेम किया जाता है कि वो इतने रुपए मिले, सुप्रीम कोर्ट ने 2, 3, 4 स्टेप्स लिए। पहला स्टेप, जिसका इससे कोई मतलब नहीं है, हाँ, उसको इस वक्त नहीं लेना था। जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में आए हुए हैं। यदि उनको फिर से ट्रांसफ़र करना था इलाहाबाद तो पहले कर देना चाहिए था, ये बाद में करते। इस वक्त ट्रांसफ़र का कोई भी औचित्य नहीं होता है और उसी को लेके बहुत सारी बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट बार में भी हुई।
या उसके प्रति एक प्रोटेस्ट लेटर भी इशू किया गया। दूसरी बात ये रही कि जो जांच समिति बनाई गई है वो जांच समिति ही नहीं, वो ज़रूरत पड़ने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के लिए भी पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, या जो ऑर्डिनरी पुलिस की कार्रवाई होती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन पिनल कोड के अंदर, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट आग्रह कर सकती है। किंतु प्रथम परिस्थिति मतलब जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो जो 3 जजेस की कमेटी बनाई है उसके आने के बाद ही जब ये प्रारंभिक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ इतने करोड़ रुपए थे और रुपयों का स्रोत क्या था, और 6 महीने का पीरियड बनाया गया है कि पिछले 6 महीने में कहाँ कैसे ये रुपए आए, अर्थात ये रुपए के जो नंबर वगैरह हैं उनसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस व्यक्ति ने ये रुपए दिए और किस केस के लिए दिए। कोई कॉरपोरेट एंटिटी है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसने जस्टिस यशवंत वर्मा को ये पैसे दिए, और ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ जाएगी, मेरे को पूरी उम्मीद है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ हफ्तों में ही आ जाएगी, और उसके बाद एक सीरियस कार्रवाई जो इम्पीचमेंट की होती है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग की होती है वो प्रारंभ होगी। राइट सर, तो ये आगे के जो चरण हैं वो आपने बड़ा विस्तार से बताया। डॉक्टर आदिश सर, थोड़ा सा बताएं कि अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, और थोड़ा सा जो बार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मामले में, जैसा कि हमने स्टेटमेंट सुना इलाहाबाद बार की ओर से कि साहब हम कचरे का डब्बा है, जो आप बार बार इस तरह के टेंटेड जस्टिस को जिस भी संदर्भ में वो कह रहे थे, मैं सिर्फ उनके बयानों को रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या है आप लोगों के कंसर्न्स क्या है और बार का इस पे क्या नजरिया है सर? देखिए, एक तो आज की तारीख में ये बात सही है कि उनके ऊपर एलिगेशन एक बड़े रेप्यूटेड टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा लगाई गई है, और उस कारण से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इन हाउस कमेटी अपॉइंट कर दी। जैसे हमारे सीनियर लाहौटी साहब हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, और उनकी बात सारे सुप्रीम कोर्ट में, सारे हिंदुस्तान में लीगल फ्रेटर्निटी में बड़े रेस्पेक्ट के तौर पर देखी जाती है। तो उनका जो ये प्रोसेस जो इन हाउस कमेटी का चालू किया है, ये दोनों ही पर्पज के लिए है। अगर ये लगता है कि रियल में कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पुलिस को या सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है, और साथ में जो है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग भी चालू कर सकते हैं। बिना इस प्रोसेस के जो आज 3 मेंबर की जो कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बनाई है, ना तो इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग हो सकती थी, ना ही कोई क्रिमिनल एक्शन की प्रोसीडिंग लॉन्च करने की इजाजत दी जा सकती थी। और इस कमेटी को चाहे कानूनन इस कमेटी का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, जैसे कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में होती हैं, चाहे ये हमारे 2 जो हैं चीफ जस्टिस हैं, एक और सीनियर जज हैं हाई कोर्ट के, तो परंतु हर आदमी इनके सामने ओथ पर बयान देने की जरूरत नहीं होती है। अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट तो ओथ पे बयान देने होते हैं, और कोई गलत देता है तो उस पे जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जब इंदिरा गांधी जी से पूछा गया था तो उस टाइम नहीं थे, पर बाद में इसमें अमेंडमेंट ले आए गए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में जी। तो ये जहां तक है बार एसोसिएशन का ये कहना कि जी हमारे यहाँ आप नहीं ला सकते, अभी कोई करप्शन की बात कोई प्रूफ नहीं हुई है, तो प्रूफ जब तक नहीं है, जब तक उनको करप्ट नहीं माना जा सकता। ये ट्रांसफर तो इसलिए किया गया है राइट सर, क्योंकि जब दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन होनी है, दिल्ली के जो उनके सिक्योरिटी वाले, जो उनका पर्सनल स्टाफ और दिल्ली टेलीफोन जिन मोबाइल जो यूज किया गया, अगर कोई आदमी उसी जगह ये स्टैट्यूटरी पोजीशंस होल्ड कर रहा है, तो ये कोई अगर उन्होंने गलत किया है
और Right, उनको sir. कोई इंफॉर्मेशन पता है तो बिल्कुल वो सर। बताएंगे नहीं। सर यस सर, इसलिए नोटेड सर, नोटेड योर पॉइंट सर। मैं लाउटी सर के पास जाना चाहूंगा। लाउटी सर, बहुत ही मतलब एक आम आदमी के मन में तो यही पहला प्रश्न आ रहा है, और जिसको मेरा ख्याल है कि लीगल फ्रेटर्निटी के कई लोगों ने उनके इस प्रश्न को एक तरह से वैलिडेट भी किया। और पहला प्रश्न यही, जिसका जिक्र अभी सर भी कर रहे थे, कि अगर माना प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट में वो वीडियोस भी जारी किए गए, हालांकि जज साहब इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहे हैं और मना कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया, बट ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसमें ट्रांसफर का क्या औचित्य बनता है, जबकि कई लोगों का यह मानना है कि तो इसमें तुरंत निलंबन की प्रक्रिया होनी चाहिए थी। क्या जुडिशियल कोई बाउंडेशंस हैं कि जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक ट्रांसफर किया जाएगा, जैसा अभी सर बता रहे थे, या फिर इसमें और ज्यादा कार्रवाइयां होनी चाहिए थी लाहौटी सर? मेरे को याद है बहुत साल पहले, करीबन 30 साल या 35 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी ने ये स्टेप लिया था। अर्थात स्टेप क्या है, इस परिस्थिति में एक ही स्टेप लिया जा सकता है कि कोई भी जुडिशियल वर्क उस जज को अलॉट नहीं किया जाए जो संदेह के दायरे में है। उसको सस्पेंड वगैरह करने का कोई औचित्य नहीं है जब तक कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं आ जाए। हाँ, उसको यदि वर्क अलॉट नहीं किया जाएगा तो उसका मतलब ये है कि वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई जज नहीं रहेगा किसी भी हाई कोर्ट के अंदर। और जहाँ तक ट्रांसफ़र है, मैंने पहले भी आप ही के चैनल पे कहा है कि ट्रांसफ़र वाला जो काम है वो उचित नहीं था, और शायद ट्रांसफ़र चूँकि पहले ऑर्डर होना था चाहिए था इस कांड के पहले, और वो पेंडिंग था, इसलिए उनको यशवंत सिन्हा को ट्रांसफ़र किया गया। ट्रांसफ़र का ये जो भी कांड हुआ उससे कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है। हाँ, ये मीडिया वगैरह ने कोई भी कारण से लिंक कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, बात याद रखिएगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट या जो हायर जुडिशियरी उसके बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि लोअर जुडिशियरी का मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 75 साल के अंदर, या हाई कोर्ट्स में, इतने हाई कोर्ट्स हैं हमारे, कोई रेयर केसेस हुए हैं। कितने केस है आप उंगली के ऊपर काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये भ्रम पैदा नहीं कीजिए कि हायर जुडिशियरी करप्ट है। हर परिस्थिति, हर व्यवसाय में, हर प्रोफेशन के अंदर कुछ ब्लैक शिप होती हैं। तो इसलिए यदि 75 साल के अंदर ऐसे यदि 3-4 कांड हुए हैं तो पूरी जुडिशियरी को बदनाम करना ये उचित नहीं होगा। यस सर, मेरा एक लाउटी सर आप ही से मेरा प्रश्न है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक 2 स्टैंड अलोन केसेस से पूरी की पूरी जुडिशरी पर सवाल उठाना, बट ये एक मौका भी होता है सर, समाज में हम सब लोग रहते हैं और हर अंग लोकतांत्रिक मान्यताओं से बंधा हुआ है, इसलिए कभी कभी ये भी होता है कि साहब रिफॉर्म्स की बात आती है। मुझे बताइए सर कि जो खास तौर से जो एसेट डिक्लेरेशन एंड मॉनिटरिंग का जो इन प्लेस सिस्टम है वो क्या है, जो क्या जजेस को रेगुलरली उनकी एसेट डिक्लेयर करनी होती है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की भी रैंडम ऑडिट्स होते हैं क्या, कैश अगर इसमें आया है तो क्या फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी जो है जुडिशियल ऑफिसर्स की, क्या उसको थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट किया जाना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो ओवरसाइट है जुडिशियल रेजिडेंट्स की, इस पर भी बात हो रही है कि अब वहां पर भी थोड़ा नियम होने चाहिए। तो क्या आप इससे सहमत हैं सर? नहीं, देखिए अभी 2 मुद्दे उठे हैं आप लोगों के चैनल पे जी। पहला मुद्दा तो उठा है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है, जो अपॉइंट करता है, क्या वो उचित सिस्टम है। दूसरा प्रश्न ये उठा है कि किस प्रकार की जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जहाँ तक कॉलेजियम का है, मेरे को सुप्रीम कोर्ट में 51 साल हो गए, बहुत बार ये प्रश्न उठा है, किंतु क्या या तो हम अमेरिकन सिस्टम अपनाएं कि एक जज जो अपॉइंट होगा लाइफ टाइम के लिए होगा, या हम ब्रिटिश मीडियम जो सिस्टम है वो अपनाएं, और दोनों में पॉलिटिशियंस के भरोसे होता है कि पॉलिटिशियन या पार्लियामेंट डिसाइड करती है, या अमेरिका में प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कौन जजेस को अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है। हमारे यहाँ जो आज पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पिछले 30 साल 35 साल में हम देख रहे हैं,
पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वो आपके चैनल दिखाते हैं रोज, और लोगों को जब आपके वो चैनल दिखाते हैं जो पार्लियामेंट की उठक पटक है तो हम लोगों को बंद करना होता है। तो क्या आप इन पॉलिटिशियंस के ऊपर छोड़ सकते हैं, इनके ऊपर विश्वास है, भरोसा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर पूरे भारत की इतना कॉन्फिडेंस है, इतना विश्वास है, उन जजेस की अपॉइंटमेंट आप पॉलिटिशियन पर छोड़ दें? मैं तो इसको उचित नहीं मानता। कॉलेजियम में कुछ कमी या खमी हो सकती है, फिर भी कॉलेजियम सिस्टम बहुत अच्छा है। दूसरा, आपने फिनेंशियल रेगुलेटरी या फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की बात की। जब जज अपॉइंट होते हैं तो आपको पूरी तरह मालूम है कि दो कार्यवाही हुई जाती है। एक तो आईबी से या जो भी इंफॉर्मेशन सेंटर होते हैं उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पूरी छानबीन की जाती है, और कोई जज नहीं बन सकता जब तक कि उसकी इनकम टैक्स की फाइलें वगैरह की जांच पड़ताल नहीं की जाती है। जहाँ तक मेरा जानना है, कम से कम जो एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की एमोल्यूमेंट्स होती है, उससे कम यदि कोई वकील की कमाई है तो उसको कोई भी परिस्थिति के अंदर कंसीडर ही नहीं किया जाता जज के लिए। और एक जज की मेरिटोरियस क्या क्वालिटीज़ है वो सब एग्जामिन की जाती है। मैं बहुत सारे जजेस को, जो हाई कोर्ट में जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, या जो रिटायर में, उन सबको जानता हूँ। आपको मालूम है रात को 12-1 बजे तक काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस खासकर, और उनको क्या मिलता है यदि उस दृष्टिकोण से आप देखें तो एक एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट एक हियरिंग के लिए जो लेता है वो उनको 1 महीने के लिए मिलता है। 1 महीने की उनकी तनख्वाह और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की एक अपीयरेंस के लगभग बराबर है। इसलिए फिनेंशियल इरेगुलरिटी वाला जो है वो व्यवस्था अभी है और उसमें कोई भी परिवर्तन की जरूरत नहीं। कॉलेजियम की अपॉइंटमेंट व्यवस्था है, मैं पूरी रूप से सहमत हूँ कि वही व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। राइट सर। पॉलिटिशियन के हाथ में जो हायर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट कोई हालत में इंडिया में नहीं होनी चाहिए। राइट सर। तो यानी कि हायर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स एक तो राजनीतिक हाथों में न जाए। कॉलेजियम का जो सिस्टम है उससे आप अभी संतुष्ट हैं? कुछ कमियों की बात आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो उसका करेक्शंस हो सकते हैं वक्त के साथ साथ। और दूसरा, जो फाइनेंशियल जो मॉनिटरिंग है उसके जो इन प्लेस जो अभी मैकेनिज्म है उनको भी आप पर्याप्त बता रहे हैं। और यहीं पर हम आते हैं, डॉक्टर अग्रवाल आपके पास आ रहा हूं सर क्विकली, क्योंकि दूसरी तरफ की बात करना भी जरूरी होता है जब किसी केस पे आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह के कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। मैं सिर्फ सोशल गूगल करने के बाद जो मुझे कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स के हवाले से जो मुझे कुछ जेन्युइन सवाल मिले वो आपके सामने रख रहा हूं। इसमें कहा जा रहा है कि इस पर भी बात होनी चाहिए कि 17 घंटे का डिले क्यों हुआ। पुलिस इंफॉर्मेशन जो दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई चीफ जस्टिस को, 17 घंटे का डिले क्यों हुआ। जो रिमूवल ऑफ डेब्रीज है वो किसके ऑथराइजेशन से हुआ, आउट हाउस से, और वेयर इज दैट मटीरियल नाउ। इसके अलावा रूम को सील क्यों नहीं किया गया इमीडिएटली आफ्टर द फायर टू प्रिजर्व पोटेंशियल एविडेंसेस। तो इसमें इस तरफ की बात भी हो रही है। आपको लगता है कि कमेटी इन सब सवालों के तह में जाएगी सर? देखिए, डिले जहां तक ये आम पुलिस के आम केस नहीं है, कोई चोरी का है, कोई मर्डर का है, कि एक पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट आई जब भी FIR लिखी गई। जैसे मैंने बताया, कोई भी क्रिमिनल केस हमारे जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ इनिशिएट नहीं हो सकता, कोई FIR नहीं लिख सकता। और पहले जो लोकल पुलिस स्टेशन तुगलक मार्ग है, ये तुगलक रोड, उसके SHO के पास खबर गई कि ये एक वो हो गई है, आग लग गई है। उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया, वहां गए, और कोई ये नहीं पता चलता शुरू में कि ये नोट वगैरह रखे, आग लगी है, सिंपल। वो तो बाद में जब आग बुझाने के बाद जो है उनको कुछ दिखा कि कुछ नोट वगैरह हैं, जो कहने में आता है। चाहे जस्टिस वर्मा का ये कहना है कि ये नहीं थे, ये किसी की प्लांटेशन, कोई साजिश है। और ये बात सही है कि जो रिलीज करी गई है वीडियो, वो वीडियो शुरू वाली करनी चाहिए थी जब, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी आग लगती है तो आजकल फायर ब्रिगेड वालों को भी जो है उसकी वीडियो बनाने का रिक्वायरमेंट है। पुलिस जो हमारे ये वो होते हैं इंश्योरेंस कंपनी वाले, कोई इंश्योर्ड होता है तो सारा वीडियो बनाते हैं, उसी से पता चलता है। इसके जो अवशेष बचे हैं, जो राख है, उसमें
नोट हैं तो नोट के उसमें तार होता है, उससे पता चल जाता है कि ये कितने तार निकले हैं। ये वाली बात सही है। यस सर, यानी कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर कमेटी को अब तह तक जाकर गौर करना होगा। बहरहाल हमारा मकसद था कि इस पूरे मामले के इर्द गिर्द जितनी भी बातें हो रही हैं, कम से कम उस पर हम जानकारों की राय जरूर ले लें। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण आप दोनों का वक्त होता है, लेकिन हमारे लिए आपने वक्त निकाला। लाहौटी सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये थी हमारी कवर स्टोरी।